हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, उसके बाद उसके कुछ कंटेंट अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। अलजेब्रा क्या क्या है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। एंड हम आगे और भी इसका पोलर फॉर्म देखेंगे। पोलर फॉर्म के लिए जो आर और थीटा की ज़रूरत पड़ती है, यानी मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आर्गन डायग्राम देखेंगे। सो आते हैं कंटेंट की तरफ। सबसे पहले चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटेंट है, करिकुलम का कंटेंट है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी जो हम नॉन नंबर है उनके साथ कैसे रिलेट करता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे रियल नंबर्स में हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। आर्गन डायग्राम्स, आर्गन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन, इसे आर्गन डायग्राम कहते हैं। कार्टेशियन पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये डेफिनेशन देखेंगे कि क्या रहता है कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं है इस चैप्टर में। तो हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? So any number of the form a plus ib is known as complex number. Okay, where a is called where a and b both are real number, I is imaginary unit whose value is under root of -1 is called a complex number. a plus ib form, ठीक है, जहाँ पे i जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 रहता है, a एंड b रियल नंबर्स रहते हैं, b i का कोएफिशिएंट है इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, a विदाउट i है इसलिए इसे रियल पार्ट कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इवेल्युएशन है या थिंकिंग है, उसके पीछे क्या सिचुएशन थी तो वो देख लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन हमें फैक्टराइजेशन से नहीं मिलता है और सिंपल भी होते हैं सॉल्व करते हैं, जैसे x² + 1 x² + 4 = 0। सिचुएशन क्या है कि अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं जो इस तरफ से हो सकता है, सो x² = -1 मिलेगा, अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 हमने किसी भी मतलब रियल नंबर्स में हमने अभी तक के अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं देखा है। ओके, इसीलिए इसे अंडर रूट ऑफ -1 एग्जिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का, या इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिनका जो रूट है वो अंडर रूट ऑफ -1 टाइप, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर टाइप होगा, तो उन सब के सपोर्ट के लिए कि उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है सम इमेजिनरी नंबर्स में। सो इमेजिनरी नंबर्स जो एग्जिस्ट नहीं होते हैं रियली, जो रियल नहीं है, उन्हें इमेजिनरी कहा गया है। सो अंडर रूट ऑफ -1 को यहाँ कंसिडर किया गया है i, सो इसका रूट ±i होगा। इसी तरह से जो इक्वेशंस रहती हैं जहाँ पे हमें अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर फेस करना पड़ सकता है, उन सब के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, रियल नंबर में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको रियल नंबर में नहीं मिलेगा। एक्सैक्ट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का इवैल्यूएशन हुआ कि हमें ऐसे एक सेट की ज़रूरत है जो रियल नंबर्स से भी बढ़कर है। यानी आप लोगों ने नेचुरल नंबर का सेट देखा होगा, ठीक है, होल नंबर का सेट देखा होगा, होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं, +0 भी आता है, ठीक है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स देखा होगा, इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, 0 आता है, एंड प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स में z के सारे नंबर्स आते हैं, p/q टाइप, q0 = 0 टाइप p नंबर्स आते हैं, q0 = 0 where q is not equal to 0। ओके, यानी डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, ऐसे नंबर्स भी इसमें रैशनल्स में रहते हैं, ठीक है, विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स रैशनल, इरेशनल मतलब अंडर रूट ऑफ 2, जिसका डेसिमल के बाद बहुत सारे प्लेसेस रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है रियल में आते हैं, पाई, ये भी रियल नंबर्स हैं, इरेशनल रियल नंबर्स हैं। ओके, अब रियल नंबर्स जो है, सारे रियल नंबर्स जो है वो कंटेन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो भी हम पढ़ रहे हैं।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस आई बी फॉर्म के रहते हैं। इवन रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो उसे भी हम a प्लस आई बी फॉर्म लिख सकते हैं। जस्ट वहाँ पे क्या होगा, b0 रखना पड़ेगा। सो ये रहा हमारा जो नॉन नंबर्स और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बीच में जो हमने रिलेशन देखा। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे नंबर्स कंटेन करते हैं, इवन ऐसे नंबर्स भी कंटेन होते हैं या ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए हमें आई इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मतलब अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, या इन जनरल उसका यूनिट जो है अंडर रूट ऑफ -1 कह सकते हैं। यूनिट यानी सपोर्ट करेगा उन सबको, जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2, √3, √4। तो कोई भी नेगेटिव नंबर अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर ऑपरेट करना है तो उसका बेस अंडर रूट ऑफ -1 रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से इवेल्युएशन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की कोई भी अलजेब्रा करोगे तो आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो नोन होने चाहिए। कभी भी पूछा जा सकता है रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये आपको नोन होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का कोएफिशिएंट विद साइन ऑब्वियसली, ठीक है, और रियल पार्ट विदाउट आई का जो टर्म है, ठीक है, उस पूरे टर्म को ही रियल पार्ट कहा जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब उसके बाद हम आगे आते हैं A is called a real part and B is called as imaginary part of Z and denoted as real Z A and imaginary of Z B। इस तरह से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पावर्स ऑफ आई, ठीक है, पावर्स ऑफ आई एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आई। अब आई यहाँ पे हमारे पास क्या, अंडर रूट ऑफ -1, उसके डिफरेंट पावर्स डिफरेंट वैल्यूज देंगे, हम देखेंगे किस तरह से। एंड प्रॉपर्टीज मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस तरह से ट्रीट करेगा, आई के दो टर्म्स एक दूसरे के साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे। नॉर्मली जैसे दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ ऐड होते वक्त, दो वेरिएबल यानी एक वेरिएबल जिसके दो अलग अलग टर्म दिए गए हैं कोएफिशिएंट डिफरेंट के साथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे वहाँ होता है वैसे ही। जैसे i + i 2i, 3i + 4i 7i, यानी कोएफिशिएंट ऐड करने, 5i - 2i = 3i। So 2i - 3i - i, 2i upon 3i, i कैंसिल, 2 upon 3। So फ्रैक्शन डिवाइड किया, अगर i के कोएफिशिएंट्स i के टर्म्स हैं, जस्ट i के सिंगल टर्म्स दिए गए हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, तो किस तरह से वो i कैंसिल करके एक फ्रैक्शन दे रहा है। तो इस तरह से हमें ट्रीट करना है i के टर्म्स को, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई इशू नहीं है, i × i² यानी -1, वो हम देखते हैं। i × 0, 0 यानी 0 होगा। i का मल्टीप्लिकेशन, i अंडर रूट ऑफ -1 मतलब एक नंबर ही है, उसको 0 कहेंगे, 0 होगा मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। किसी भी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे i को तो -ix मिलेगा, ix = x, यानी कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड होता है, i का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ हो तो। नेक्स्ट, इफ ai = bi then a = b for ab in real। अगर दो इमेजिनरी पार्ट सेम हैं, जस्ट इमेजिनरी, ठीक है, i के दो टर्म सेम हैं, तो इसका मतलब है उन दोनों का कोएफिशिएंट भी डेफिनेटली सेम होगा। अब यहाँ पे i के पावर्स की तरफ आते हैं, i × i²। अब देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ -1, इसका स्क्वायर यानी ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर -1 मिलेगा, दैट्स वाई i × i -1 मिला। इसके बाद i³ मतलब i² × i लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। i³ को हम क्या लिख सकते हैं, i⁻² + 1, एंड i⁻² + 1 को i² × i⁻1 लिख सकते हैं। i² -1 रहता है और i⁻1 मतलब i, सो -i फाइनल आंसर मिला। सो i³ की वैल्यू हमें क्या की मिली, -i। इसी तरह से i⁻4 की i² का स्क्वायर यानी y² का स्क्वायर यानी कि 1, फिर i⁻5 को हम i⁻4 × i लिख सकते हैं, 1 × i यानी कि i। इस तरह से i⁻6 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज i²3 लिख सकते हैं। i² मतलब -1 - 3 यानी नेगेटिव नंबर का क्यूब, -1 का ऑड पावर -1 होता है, दैट्स वाई -1। सो नेक्स्ट i⁻7 i⁻6 × i gives -i।
इस तरह से अगर आप आई की कोई भी पावर सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज मिलेंगे, आई की कोई भी पावर हो, ठीक है, 4 वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू है आई खुद, दूसरी माइनस आई, तीसरा 1 और चौथा -1। इन चारों में से कोई भी वैल्यू मिलेगी आपको डेफिनेटली, आई का पावर चाहे जो हो, इनमें से ही कोई वैल्यू मिलेगी उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो। इन जनरल, अब हम जनरली देख रहे हैं जो आई के पावर सॉल्व करते हुए, कंपेयर करते हुए, आई के पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए जो मिला है इन जनरल, जो हम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं विदाउट मतलब अगर हमें पर्टिकुलर आई के पावर्स के बारे में ना पता हो, इन जनरल ध्यान में रखें तो भी कम बन सकता है। i⁴n यानी i⁴n, i⁴ 1 रहता है, 1:n = 1। i⁴n + 1 यानी i⁴n × i, और i⁴n कितना मिला 1, सो 1 × i यानी i। यानी अगर आप गिवन पावर को 4 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करें, अगर वो 4 का मल्टीपल +0 है तो उसका वैल्यू 1, 4 का मल्टीपल +1 है तो उसकी वैल्यू i आएगी, ठीक है। 4 का मल्टीपल +2 है, जिसे यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस के यूज से, और वैल्यू ऑफ i² एंड i⁴n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए क्या मिला -1। तो i की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 + 2 है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। उसके बाद अगर i की वैल्यू i का पावर 4n + 3 टाइप का है तो उसकी वैल्यू -i मिलेगी। सो इन जनरल आप किसी भी कोई भी पावर दी हो उसे मल्टीपल ऑफ 4 में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। जैसे i⁻39 है तो हम लिख सकते हैं i⁻4 का मल्टीपल यानी 4 × 9 यानी 36 + 3। ओके, अब ये हो गया 4 9 + 3 यानी हम इसे लिख सकते हैं, सॉरी, i⁻4⁹ × i³ यानी +3 टाइप का है, यानी इसका आंसर -1 मिलेगा। सी कैसे, i⁻4 मतलब 1 रहता है, 1:9, i³ यानी -i रहता है, फाइनली -i। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू -i मिला। यहाँ इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये सब याद रखो तो भी आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको पावर को मल्टीपल ऑफ 4 प्लस रिमेनिंग में एक्सप्रेस करते आना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इवन पावर ऑफ i और +1 और -1। इवन पावर ऑफ i आपको +1 -1 मिलेगी, एंड ऑड पावर ऑफ i आपको +i -i मिलेगी। नेक्स्ट लाइन, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। Conjugate of a complex number z is denoted by z bar. A complex number and its complex conjugate differ only in the sign of their imaginary parts. Thus, if z is a plus ib, then z is a minus z bar is a minus ib. It is thus easy to write z bar from z. Observe the following complex number and their complex conjugate carefully. अगर आपके पास z है, जैसे a plus ib, तो उसका कॉन्जुगेट a - ib रहेगा। जैसे आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, बाकी किसी की कोई भी साइन चेंज नहीं करना है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो, आपको उसका कॉन्जुगेट मिलेगा। एग्जाम्पल्स हैं कुछ यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि z एंड z बार, z 4 + 3 है तो 4 - 3 है z बार रहेगा, उसका कॉन्जुगेट। -2 + 3 आएगा कॉन्जुगेट, -2 - 3 है, -3 - 2 आएगा, -3 + 2 है। आप देख सकते हो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दी कि कॉन्जुगेट मिल रहा है। 4 - 3 है, 4 + 3 है, उसका कॉन्जुगेट रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर are said to be equal if their real and imaginary parts are respectively equal. Let z1 = x1 + i/1 and z2 is x2 + i/2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किए हैं, एंड वी कंसिडरिंग दैट z1 = z2। इसका मतलब क्या रहेगा, x1 = x2 एंड y1 = y2। मतलब z1 = z2 है, यानी x1 + i/1 ये x2 + i/2 के इक्वल है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसके रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट सेम है, दैट्स वाई इसको हम इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं।
कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स अगर रियल पार्ट इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, दैट डेफिनेटली उसके दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, एक मिलता है a प्लस आई बी और दूसरा मिलता है 2 प्लस 3i। फॉर एग्जाम्पल ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो a और b की वैल्यू फाइंड करो, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, इस तरह से ये यूज होता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी में कुछ अननोन दिए रहते हैं जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है क्या, क्योंकि ये ऑब्वियस चीज है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मतलब वो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इट फॉलोज दैट इफ x plus iy is 3 plus 4i then x equal to 3 and y equal to 4। इसी तरह से आपको मैक्सिमम पूछा जाएगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल z1 एंड z2 जो हमने अभी कंसिडर किए थे। z1 यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं x1 plus iy1 एंड z2 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं x2 plus iy2। सो z1 एंड z2 हमने कंसिडर किए। इसके बाद हम इसका एडिशन देखते हैं क्या होगा। ये z1 की वैल्यू, ये z2 की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ रख दिया i कॉमन निकाल के। तो ये रहा रियल पार्ट, ये रहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, सो यानी यहाँ पे x1 प्लस x2 यानी रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट y1 प्लस y2 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हमें क्या मिला, आगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद z1 माइनस z2 कैसे मिलेगा, z1 और z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यानी इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म सब्स्टिट्यूट किए। अब रियल पार्ट के साथ रखेंगे, माइनस साइन अलाउ किया तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। सो x1 माइनस x2 प्लस iy1 माइनस iy2, i कॉमन निकाल के हमें मिलेगा ब्रैकेट में y1 माइनस y2। सो ये रहा हमारा रियल पार्ट और ये i के साथ जो है इमेजिनरी पार्ट। सो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन अगेन क्या मिलता है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इंटू z2 x प्लस iy1 x2 प्लस iy2। ये कैसा है, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड ब्रैकेट के साथ, फिर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड ब्रैकेट के साथ, तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सी x1 इंटू x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2, x1 प्लस x1 इंटू iy2, फिर iy1 इंटू x2 एंड iy1 इंटू iy2। सो x1 x2 यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, i के टर्म्स जो है इसमें से i कॉमन निकाल के बाकी टर्म्स ब्रैकेट में रखेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ -y1 y2 मिलेगा इसकी जगह पे, जो कि विदाउट i है। सो इसको हम x1 x2 यानी विदाउट i वाले टर्म के साथ रखेंगे। सो ये देगा हमें रियल पार्ट, ये देगा हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ही product of two complex numbers is a complex number, in particular z and z bar, z into z bar यानी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का अगर मल्टीप्लाई किया हमने, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन देखा x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस iy का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो क्या देगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लाइक ओके एक सेकेंड, ये कैसा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी जैसा। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर। सो आई वाई स्क्वायर यानी कि माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, आई स्क्वायर मतलब -1, सो एक्स स्क्वायर माइनस -1 वाई स्क्वायर, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। दैट्स वाई इन दोनों का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, एक रियल नंबर देता है, मतलब i एलिमिनेट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस z इक्वल टू 3 माइनस 4 है एंड z बार इज 3 प्लस 4 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल रहा है 25 विच इज फ्री फ्रॉम i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, एक रियल नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है,
तो डिवीजन करने का मतलब क्या है, यानी आपको उसको a प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जो भी यहाँ पे आपको ऑपरेशंस करने हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, इन सब में आपको एक्सपेक्टेड है कि आप उसे a प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। सो एज सच डिवीजन by an imaginary quantity has no meaning. Therefore, to make z1 upon z2 meaningful, we multiply numerator and denominator by complex conjugate of denominator so that denominator becomes purely real. Okay, देखते हैं 10 z1 upon z2 x1 plus iy1 upon x2 plus iy2। तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। सो न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में जो दिया है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें ये आगे इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, जैसे कि हम देख चुके हैं। अब ये डिनोमिनेटर से i एलिमिनेट हो गया तो हम इजीली उसको लिख सकते हैं a प्लस आई बी फॉर्म में। तो जब भी आपको कोई z1 अपॉन z2 टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक a प्लस आई बी अपॉन a1 प्लस आई बी वन, a2 प्लस आई बी टू, तो आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, उसको रियल में कन्वर्ट करना है, यानी i एलिमिनेट करना है। क्योंकि हम a1 आई बी वन अपॉन a2 प्लस आई बी टू को जब हम अगर ऐसे भी लिखने की कोशिश करें कि ये a प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो ये याद रखना a प्लस आई बी फॉर्म में जो कोएफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पे ये पूरा रियल होना चाहिए, बट यहाँ पे i इन्वॉल्व है मतलब ये रियल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे i इन्वॉल्व है मतलब ये रियल नहीं है, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कह सकते। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट प्योरली रियल होने चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को रियल में करना है। तो रियल में कन्वर्ट करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि हम अभी देख के आए। कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो रियल, तो वो क्या देता है, रियल नंबर देता है। तो डिनोमिनेटर में करें तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर के ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप ये मिलेगी x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस i y1 x2 माइनस x1 y2। जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने देखा उस तरह से करते हुए, और डिनोमिनेटर में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर मिलेगा। अब ये डिनोमिनेटर में i से फ्री हो गया मतलब ये रियल हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो i वाला विदाउट i वाला टर्म है उसके साथ डिनोमिनेटर स्प्लिट करके रखेंगे, प्लस दोनों टर्म्स को यानी डिनोमिनेटर इंडिविजुअली दे देंगे, तो हमें इस तरह से a प्लस आई बी फॉर्म मिल रहा है, या x प्लस आई बी फॉर्म भी कह सकते हो इसे। आपको कभी भी पूछा जा सकता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आई बी फॉर्म और x प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है। तो उसका मतलब आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, मतलब जैसे एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा हमने, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस तरह से इसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फाइनल आंसर है अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन कैरी आउट किया जाता है। सो नेक्स्ट लाइन, दस डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गेन डायग्राम, आर्गेन डायग्राम क्या रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। a प्लस आई बी है z, अगर a और b के साइन के अनुसार, मतलब a एज एक्स कोऑर्डिनेट, b एज वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, इसे p पॉइंट से डिनोट करेंगे, तो p पॉइंट प्लॉट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी a और b के साइन। अभी हमने पता है कि x और y, एक्स वाई एक्सिस पे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव रहते हैं, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी साइन हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में z मिल सकता है, उसे हम कहेंगे आर्गेन डायग्राम। तो हम आर्गेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज करो a और b दोनों पॉजिटिव हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये रहा p पॉइंट, ये रहा o ओरिजिन, ठीक है। तो ये OP वेक्टर जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये आर्गेन डायग्राम डिनोट कर रहा है, जहाँ पे ये रहेगा थीटा, आगे हम थीटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है OP, इसे हम R या मॉड्यूलस ऑफ Z भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम अभी देख रहे हैं, देखेंगे आगे अभी। जस्ट नेक्स्ट, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी या बी आई कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ पॉइंट P A B और वेक्टर OP in the XY plane with the reference to the
rectangular x and y axis series. ठीक है, पी ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए पी से एक्स पे और वाई पे. ये वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में. अब आप देख रहे हो ओपी वेक्टर को आर से डिनोट किया गया है. ये आर मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन ओ. और ये थीटा जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं जिसे. ओके, अब हम देखेंगे आगे. और द प्लॉट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी और बी आई एज अ पॉइंट पी ए बी इन एक्स वाई प्लेन इज नोन एज आर्गेन डायग्राम. इसे कहते हैं आर्गेन डायग्राम. और नेक्स्ट लाइन, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, जहाँ पे a और b दोनों पॉजिटिव हैं. तो ए बी corresponds to z a plus I in the and a z a plus b I lies in the x o y plane in a first quadrant of axis join OP. The length of OP or distance of the O from P or distance of P from O is known as modulus of complex number and denoted by mod z. mod z का मतलब क्या है, OP वेक्टर का डिस्टेंस, यानी दो पॉइंट्स के बीच में O और P के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मॉडुलस ऑफ z से डिनोट किया गया है. डिस्टेंस ऑफ OP और O और P के हमें पॉइंट्स पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला. दस मॉडुलस ऑफ z क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी यानी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि r. यहाँ पे देखो z इक्वल टू 3 प्लस 4i एग्जाम्पल दिया गया है. इसका अगर हमें मॉडुलस फाइंड करना है मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 का रूट यानी रूट 25 दैट मीन्स 5. सो ये रहा मॉडुलस ऑफ z दैट इज 3 प्लस 4i. ओके, और नेक्स्ट लाइन हम लोग देख रहे हैं. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स थीटा. वो होता क्या है, टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट थीटा वी हैव द फॉलोइंग 4 केसेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट z इन एक्स वाई प्लेन. अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता क्या है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ. एक्स वाई प्लेन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं और पॉइंट आर्गेन डायग्राम हमने देखी पी ए बी, ठीक है. सपोज ए एंड बी जो है दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी ए बी मिलेगा. अब जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर एंगल बना रहा है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये रही, इसके साथ ये एंगल बन रही है मतलब ये थीटा रहेगा. ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस ये रहा, ये रही एंगल थीटा. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पी ए बी रहा तो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रहा तो ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में पी ए बी और ये एंगल रहेगी वाली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ या फिर नेगेटिव की ये एंगल. ठीक है, बट इससे बेटर है कि हम ऐसे ही याद रखें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट पी ए बी representing the complex number present, we can write the formula for amplitude. As the definition of amplitude is what? The angle made by the OP vector with the positive direction of x-axis. Okay, इस तरह से हमारे पास 4 cases हैं depending upon the quadrant in which EAB belongs. Just like AB अगर suppose करो AB में ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो पी ए बी हमें कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइक दिस. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये कंसिडर किया है अल्फा. यहाँ पे एक अल्फा एक और कंसिडर करा है हमने एंगल विच इज एंगल और यू कैन से एक्यूट एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस. एंड थीटा क्या रहेगा, एंगल, हाँ, नॉट एक्यूट बट इट्स एंगल मेड बाय, नॉट ऑलवेज एक्यूट आई कैन से, मैं एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दोनों में डिफरेंस है, हाँ, दोनों ओवरलैप कर सकते हैं किस सिचुएशन में, जैसे यहाँ पे थीटा और पाई दोनों ही अल्फा और थीटा दोनों ही सेम है. यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ भी जो एंगल बन रही है वही एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रही है, एक्यूट एंगल.
ठीक है। सो दोनों इस केस में सेम है, बट अगर हम यहाँ पे अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये है बी, एंड ये है डिस्टेंस ऑफ आई एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये ए रहेगा। ठीक है, ये ए और ये बी। जब हम फाई फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हेपाटिन्यूज है ना ये, ठीक है, ओपी वेक्टर, इसको छोड़ के बाकी दो जो ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो इन्वॉल्व है यहाँ पे, उनका मेजरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम tan ऑफ अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। tan ऑफ अल्फा क्या रहता है, यहाँ पे ए और बी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हमें मॉडुलस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो tan ऑफ ये b जो है, जैसे कि tan अल्फा एंगल के लिए tan फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो डेफिनेशन है tan की वो क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दैट्स व्हाई b अपॉन a आएगा। सो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। सो ये अल्फा की वैल्यू है। सो ये अल्फा की वैल्यू जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे थीटा और अल्फा दोनों ही सेम मिलेगा। अल्फा बाकी के केसेस में भी सेम वैल्यू रहेगी अल्फा की, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। इन दिस केस मॉडुलस मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कह लो क्या है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। ओके, फिर अभी नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जहाँ पे a नेगेटिव और b पॉजिटिव हो, तो इन दिस केस ये रहा हमारा डायग्राम। PAB जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये रही अल्फा एंगल, ओके, और ये रही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी थीटा। तो अब आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देख सकते हो, ये दोनों अगर मिल जाए तो ये पूरा 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, यानी थीटा और अल्फा क्या है, 180 डिग्री। यानी हमें तो थीटा की जरूरत है, अल्फा तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, जैसे हमने अभी पिछले केस में फाइंड किया, सेम डेफिनेशन है अल्फा की। सो थीटा क्या मिला, पाई माइनस अल्फा, बट अल्फा क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। ओके, सो finally PAB lies in the second quadrant, and for the second quadrant we can find amplitude। first of all हमने tan अल्फा फाइंड किया, फिर अल्फा उसमें से फाइंड आउट किया, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a है जो। इसके बाद इन दिस केस आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा, जैसे कि हम यहाँ पे देख के आए, पाई और अल्फा के बीच में जो रिलेशन है उसके अनुसार। पाई और अल्फा के बारे में मैं बोल चुकी हूँ कि अल्फा और थीटा के बारे में बोल चुकी हूँ कि थीटा क्या रहता है और अल्फा क्या रहता है। दोनों एंगल है मेड बाय ओपी वेक्टर, बट दिस इज एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है ओपी वेक्टर का एक्यूट एंगल विद ओपी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। एंड थीटा क्या है, एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये याद रखना, ये सब में सेम है। ओके, सो नेक्स्ट हमें ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू मिली फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। और नेक्स्ट लाइन, थर्ड केस PAB सच दैट a लेस देन 0 b लेस देन 0। अगर a और b दोनों ही नेगेटिव है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब थीटा ये रहा हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रही है थीटा, और ये रही अल्फा जो एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस बन रही है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है हमें कि पाई प्लस यानी 180 प्लस अल्फा अगर हम ले लें तो वो थीटा के इक्वल दिख रही है। ओके, सो लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan ऑफ अल्फा मॉड ऑफ b माइनस a मिलेगा, देन अल्फा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a मिलेगा, मॉडुलस ऑफ b, मॉडुलस यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है b अपॉन a की यहाँ। इन दिस केस वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट थीटा इज पाई प्लस अल्फा। ओके, सो अल्फा की वैल्यू तो हमें पता ही है। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब फोर्थ केस यानी लास्ट के फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर
फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रहता है, यानी कि ए ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0 रहा, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, सो ये जो पॉइंट है पी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रही हमारी अल्फा और ये रही थीटा। ठीक है, सो थीटा और अल्फा के बीच में आपको रिलेशन क्या दिख रहा है, थीटा और अल्फा अगर जोड़ दें तो वो 360 डिग्री यानी 2 पाई के इक्वल दिख रहा है। सो थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला 2 पाई माइनस अल्फा रहेगा। और अल्फा क्या है, एज यूजुअल जैसे सारे केसेस में tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी अपॉन ए। सो ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला। सो वही सब बताया गया है यहाँ पे। अल्फा इन दिस केस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 2 पाई माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा भी आप लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं माइनस अल्फा। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड के लिए हमने 4 केस देख लिए, अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इन जनरल इसका फॉर्म लिखते हैं, दैट इज a प्लस आई बी फॉर्म, इसे कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, उसके बाद पोलर फॉर्म जो हमने अभी थीटा फाइंड आउट करके देखा, ठीक है, उससे रिलेटेड एक फॉर्म रहता है जिसमें एक r क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब पोलर कोऑर्डिनेट अगर r और थीटा है p के, तो यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट के वो रहेंगे r cos थीटा और r sin थीटा। तो ये रिलेशन यूज करके हमने z का जो फॉर्म यूज, मतलब कि z का जो कार्टेशियन फॉर्म है और इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, जहाँ पे r कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या है, मॉडुलस ऑफ z। और थीटा जैसे कि हमें पता है ये थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ये भी हमें वो फाइंड आउट करना है। एंड जनरल पोलर फॉर्म हमें अभी करिकुलम में नहीं है, जनरल पोलर फॉर्म है r cos ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा प्लस i sin ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा। ओके, ये हमारे यहाँ तक के हमारा जो रिक्वायर्ड था। इसके बाद एक और है फॉर्म विच इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें पोलर फॉर्म ही यूज होता है। पोलर फॉर्म में r cos थीटा i sin थीटा, जहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा बाय यूलर आइडेंटिटी e रेज टू i थीटा की इक्वल होता है। सो e रेज टू i थीटा इसके प्लेस पे अगर हमने रखा तो ये हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म विच इज r इंटू e रेज टू i थीटा। ठीक है, exponential form or complex, it's called the exponential form of the complex number। और इन जनरल यहाँ पे फिर से जनरलाइज किया गया है, ये आपके करिकुलम में भी नहीं है। सो कार्टेशियन मतलब a प्लस आई बी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, r cos थीटा प्लस i sin थीटा ये रहा पोलर फॉर्म, r इंटू e रेज टू i थीटा ये रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सो इस तरह से हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी कंप्लीट होता है। कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो, फिर से वीडियो देखो, अगर कोई और डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।